नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से ज्योग्राफी। और ये ज्योग्राफी पढ़ते हुए हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्लास 6th 7th 8th 3 एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर कर ली है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 9th एनसीईआरटी का 4th लेक्चर यानी 4th चैप्टर। इसमें हम फिजिकल फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे। इंडिया के क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं वो हम इसमें पढ़ रहे थे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर्स को आप एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप पिछले लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तो अगले लेक्चर्स आपको ज़्यादा समझ में आने वाले नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्योग्राफी बढ़िया से समझ में आ जाए तो आप पिछले लेक्चर्स को ज़रूर जाके देख लीजिएगा। जब आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे प्रतियोगिता हाउस, तो वहाँ पर एक आइकन आएगा प्रतियोगिता हाउस का। तो प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल का जो आइकन है उसको आप क्लिक करेंगे तो जो इंटरफेस है यूट्यूब चैनल का वो खुल जाएगा। और यूट्यूब चैनल के इंटरफेस में वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं ज्योग्राफी के वो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं वहाँ पे, यानी क्लास भी लिखा हुआ है और चैप्टर भी लिखा हुआ है। क्लास 6th 9 चैप्टर, क्लास 7th 8 चैप्टर और क्लास 8th 4 चैप्टर, ये हमने वहाँ पे कवर किए हैं। और क्लास 9th के हम ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं और ये 4th लेक्चर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस 4th लेक्चर में आप देखेंगे कि किस भारत के जो फिजिकल फीचर्स हैं, भारत में किस प्रकार के फीचर्स पाए जाते हैं, यानी भारत का भौगोलिक स्वरूप क्या है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ पर मरुस्थल है, कहाँ पर पठार है, ये सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर के दौरान कवर करेंगे। तो मैं आपको मोटा मोटा आइडिया यहाँ से दे देता हूँ। उसके बाद अलग अलग जो भी फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के उनको हम विस्तार से कवर करते जाएंगे अलग अलग चैप्टर में। आज मैं आपको यहाँ पर एक ओवरऑल आइडिया आपको दे दूंगा, सो दैट आपके माइंड में रहे कि भाई किस प्रकार के फीचर्स इंडिया के अंदर पाए जाते हैं और उनको हमने कैसे कैसे अलग अलग लेक्चर्स में डिटेल्ड में कवर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम फिजिकल फीचर्स में अगर बात करें तो उत्तर में हिमालय पर्वत आता है। ये जो ग्रे कलर में आप 3 रेखाएं देख रहे हैं, ये वाली और ये वाली, ये जो 3 रेखाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रे कलर में, और ये फैली हुई है यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा और जम्मू कश्मीर में यहाँ पर नंगा पर्वत। ये 2 ऐसे पॉइंट है उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम की ओर फैले हुए 2 ऐसे पॉइंट है जहां से अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा और जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत तक हिमालय का विस्तार हुआ है। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय और एक शिवालिक हिमालय। तो ये जो 3 श्रेणियां आप देख रहे हैं ये हिमालय की श्रेणियां हैं। ये वाला पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं जिसको मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ। ये 3 श्रेणियां हिमालय की हैं जो कि पूरब से पश्चिम में फैली हुई हैं, और पूरब में नामचा बरवा और पश्चिम में नंगा पर्वत 2 ऐसी श्रेणियां हैं जिनके बीच में ये हिमालय फैला हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेह लद्दाख का जो रीजन है उसमें भी 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जो कराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है, 3 ऐसी श्रेणियां हैं हिमालय, इनको ट्रांस हिमालय कहते हैं। इनको कहते हैं ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही ये 3 श्रेणियां उपस्थित थी, इनका निर्माण हो चुका था। यानी हिमालय बाद में बना है और ये जो 3 श्रेणियां हैं कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये पहले ही इनका निर्माण हो चुका था। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है उत्तर का मैदान। ये पोर्शन जिसको मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा किस में आता है, उत्तर के मैदान में। ठीक है, यानी भारत का पठारी हिस्सा और उसके बाद हिमालय का हिस्सा, यानी भारत के पठारी हिस्से से और हिमालय के बीच में फैला हुआ जो मैदान है उसको हम उत्तर का मैदान बोलते हैं। ये जो पूरा हिस्सा मैंने यहाँ पर कवर किया है ये पूरा हिस्सा आता है आपका किसमें, उत्तर के मैदान में। उत्तर का मैदान इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उत्तर में भी पड़ता है, और दूसरा मैदानी भाग किस लिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियां, गंगा और यमुना की सहायक नदियों ने मिलकर इस मैदान का निर्माण किया है। और ये जो मैदान का निर्माण है वो कोई
100 1000 साल में नहीं, लाखों सालों में इस मैदान का निर्माण हुआ है। कैसे उसका निर्माण हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय कैसे बना, ट्रांस हिमालय कैसे बना और वो कब बना, ये सब चीजें हम विस्तार से अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अभी आप केवल और केवल जो फिजिकल फीचर्स यानी भौतिक स्वरूप जो मैं बता रहा हूं इंडिया के, आप उनको ध्यान से सुनिए। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, उत्तर का मैदान हो गया। उत्तर के मैदान के बाद, ये उत्तर का मैदान यहाँ पे हो गया। उत्तर के मैदान के बाद हम बात करते हैं मरुस्थल की, भारतीय मरुस्थल। ये जो हिस्सा मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, ये है राजस्थान का हिस्सा। और राजस्थान में आपको पता ही है थार मरुस्थल पाया जाता है। तो मरुस्थल हिस्सा कहाँ पाया जाता है, थार मरुस्थल। और ये भारत के किस हिस्से में पाया जाता है, पश्चिम उत्तर हिस्से में। ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, तो दोनों को मिलाकर बनता है पश्चिमोत्तर। और भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में पाया जाता है क्या, थार मरुस्थल। उसके बाद आगे चलते हैं, पठारी हिस्सा, भारत का पठारी हिस्सा यानी भारत का पठार। देखिए, भारत का पठार, ये जो ग्रे कलर आप देख रहे हैं, ये इसको मैं देखिए आउटलाइन करता हूं यहां से, ऐसे ऐसे करके। ये जो हिस्सा अभी जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूं, ये देखिए, ये जो हिस्सा मैंने बना दिया है, ये पठारी हिस्सा है। ठीक है, यानी ये भारत का पठारी हिस्सा है। क्यों, क्योंकि ये लावा से मिलकर बना है, यानी लावा से इसका निर्माण हुआ है। जब पृथ्वी के अंदर से लावा बाहर निकलता है तो वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैल जाता है। और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैलने के बाद वो ठंडा जब होता है तो वहां पर चट्टानों का निर्माण हो जाता है। और उसी हिस्से से, यानी उसी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है ये जो भारत का पठारी भाग है, उसी चट्टानों से मिलकर बना है, बेसाल्ट चट्टाने। ठीक है, और बेसाल्ट चट्टाने फिर मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की होती हैं चट्टाने, बेसाल्ट, कायांतरित और अवसादी। तो वही सब चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये जो पठारी हिस्सा है भारत का, ये पूरा इतना कवर करता है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो पठारी हिस्सा है मैंने आपको बता दिया, इस पठारी हिस्से के अंदर भी कई तरह के फीचर्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, मध्य प्रदेश में ये विंध्य पर्वत श्रेणी और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पाई जाती है। विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिए आगे, यहाँ पर कुछ अलग अलग, यानी पूरा पठारी हिस्से को भी कुछ अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। कुछ अलग अलग पठार, इंडिया के जो पठारी हिस्सा है उसके अंदर पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले बात करते हैं मालवा पठार की। और ये मालवा पठार कहाँ पर है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये रहा देखिए मालवा पठार। यानी रेगिस्तान कहाँ पर, यहाँ पर ये देखिए क्या है, रेगिस्तान। भारत का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। उसके पूर्व में अगर हम बात करें तो क्या है, यहाँ पर अरावली श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ हुआ है। और अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार दिल्ली के मजनू का टीला से लेकर, ठीक है, गुजरात के पालनपुर, दिल्ली में मजनू का टीला एक जगह है और गुजरात में पालनपुर एक जगह है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये अरावली श्रेणी का विस्तार हुआ है। अरावली श्रेणी किसको अलग करती है, मालवा का पठार। इस तरफ मालवा का पठार है, ये देखिए यहाँ पर, और इस तरफ ये मरुस्थल है, यहाँ पर रेगिस्तान है। तो इस प्रकार से ये फिजिकल फीचर्स अच्छे से आप याद रखिएगा मैप के अंदर। ठीक है, अगर आपको इस मैप में समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना मैप ओपन कर लीजिए, यानी एटलस, या फिर अगर आपके पास कोई फिजिकल मैप है, फिजिकल फीचर्स वाला मैप है इंडिया का, उसको आप देख लीजिए, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा आने वाली हैं। अगर आज आपने ये चीज़ मैप के ऊपर मेरे साथ आपने पढ़ ली, अच्छे से ध्यान से देख ली, तो मुझे लगता है कि आज जितनी फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के और जितनी भी सारी चीज़ें हैं फिजिकल फीचर से रिलेटेड, वो आपको अच्छे से याद रहेगी और उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यह है आपका थार मरुस्थल और यह है आपका मालवा का पठार। इन दोनों के बीच में क्या आता है, अरावली पर्वत श्रेणी आती है। उसके बाद आप देखिए मालवा पठार के नीचे दक्षिण में अगर आप जाएंगे तो आएगा आपका क्या, विंध्य पर्वत श्रेणी। ये विंध्य पर्वत श्रेणी है यहाँ पर। और उसके बाद उसके नीचे आएगा आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीचों बीच बहती है आपकी नर्मदा नदी। ये ठीक है, ये बहती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी, ठीक है, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तापी नदी बहती है। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर चलते हैं आगे, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार, देखिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि पठार क्या होता है।
पठार होता है यानी हमारी जो प्लेन भूमि होती है, प्लेन्स मैदान, और एक होता है पहाड़ी या पर्वत, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का हिस्सा होता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 200 से 400 मीटर तक हो सकती है और कहीं कहीं पे इसकी ऊंचाई जो है वो 800 1000 मीटर तक भी हो सकती है। तो एक पठारी हिस्सा होता है, चट्टानों से मिलकर बना होता है, ठीक है, और ये पहाड़ से नीचा और मैदान से ऊपर उठा हुआ भाग होता है, इसी को पठार बोलते हैं, ठीक है। तो मालवा का पठार यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये छोटा नागपुर का पठार मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उसके बाद बात करते हैं देखिए दक्कन पठार की। दक्कन पठार महाराष्ट्र, कर्नाटक और यहाँ पर इधर आपका ये महाराष्ट्र है, इधर ये एमपी का थोड़ा सा हिस्सा है और नीचे कर्नाटक का हिस्सा है। तो ये पूरा जो दक्कन पठार है वो इतने हिस्से में फैला हुआ है, ठीक है। तो दक्कन पठार याद रखिएगा कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए छोटा नागपुर पठार और इधर मैंने आपको बताया यहाँ पर ये मालवा का पठार। उसके बाद आगे चलते देखिए दो पर्वत श्रेणी और पाई जाती हैं भारत के प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उनके दोनों हिस्सों पर दो पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं। और वो दो पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो दो पर्वत श्रेणी है देखिए पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत इसको आप यहाँ पे देखिए राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में आप देखिए यह पूर्वी घाट पर्वत। और पूर्वी घाट पर्वत चूंकि भारत की प्रायद्वीप यानी भारतीय प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो कहाँ पर जाकर मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। और बंगाल की खाड़ी में मिलने के कारण जितनी भी नदियां यहाँ से आकर बहती हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, इन सब नदियों ने इस पूर्वी घाट पर्वत को देखिए ये अलग अलग में श्रेणियों में काट दिया है। यानी पूर्वी घाट पर्वत उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। कौन से तट पर, ये देखिए ये जो तट है हमारा उत्तरी सरकार तट है, ये इधर कोरोमंडल तट है, यानी आपका उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब हिस्सों में फैला हुआ है आपका पूर्वी घाट पर्वत। और पूर्वी घाट पर्वत एक लगातार श्रेणी में नहीं है, ये बीच में से कटा छटा हुआ है। इसका कारण है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती हैं और इन्हीं नदियों ने इस पर्वत को बीच में से काट दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत की। और पश्चिमी घाट पर्वत भारत के दक्षिण हिस्से पर फैला हुआ है। कहाँ से लेकर, ये देखिए यहाँ पर गुजरात, तापी नदी के मुहाने से लेकर, ठीक है। और ये आपका नीलगिरी पर्वत की श्रेणी तक यानी केरला में ये पश्चिमी घाट पर्वत फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट पर्वत कंटिन्यू फैला हुआ है उत्तर से लेके दक्षिण तक। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि किस तरह के फिजिकल फीचर्स इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। ये कुछ फिजिकल फीचर्स हैं जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी जो भूकंप आता है या जो पर्वत निर्माण होता है, भूकंप आता है, ठीक है। तो वो जो भूकंप आता है या पर्वत निर्माण होता है वो किस प्रकार की जो घटनाएं होती है पृथ्वी के अंदर उनके कारण से आता है। तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छी थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने से पहले आप समझ लीजिए कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं देखिए वो कितने प्रकार की हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। नंबर एक बात करते हैं आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरेशियन प्लेट। ये देखिए यहाँ पर यूरेशियन प्लेट यानी यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर बनी है यूरेशियन प्लेट। यानी इस प्लेट के अंदर बहुत सारे हिस्सा यूरोप का आता है और बहुत सारा हिस्सा एशिया का भी आता है। इसको आप क्योंकि ग्लोब तो ये गोला होता है तो आप इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं। देखिए ये क्योंकि एशिया का हिस्सा है, यहाँ पर यूरोप का हिस्सा है और इधर ये एशिया का हिस्सा है इसके अंदर, तो दोनों को मिलाकर बनती है क्या, यूरेशियन प्लेट। उसके बाद में यहाँ पर बात करिए देखिए ये उत्तरी अमेरिका प्लेट, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है तो ये उत्तरी अमेरिका प्लेट हो गया। उसके बाद बात करते हैं देखिए दक्षिण अमेरिका प्लेट, ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट को कवर करती है। उसके बाद में अफ्रीकी प्लेट एक है, ठीक है, और एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी हमारा जो इंडिया है और जो ऑस्ट्रेलिया है ये दोनों चीजें एक ही प्लेट में कवर होती हैं। कौन सा, देखिए यहाँ से इसको आप देखिए, यहाँ से ऐसे ही जाके ऐसे, ठीक है, और उसके बाद ऐसे ऐसे यहाँ से, और पूरा ये जो आपका एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इनके नीचे से होते हुए और इंडिया के ऊपर से होते हुए यहाँ पे आपका ये पूरा कवर करता है क्या, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। उसके बाद में एक और है प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट यहाँ पर है, ठीक है, जो प्रशांत महासागर को पूरी तरह से कवर करती है।
उसके बाद में आता है आपको यहाँ नीचे देखिए अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया ये क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है वो मैं आपको अगली स्लाइड्स में या अगले अभी लेक्चर्स में आगे बताने वाला हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारी प्लेट्स होती हैं, देखिए प्लेट को आप इस तरह से समझ लीजिए, यहाँ पर एक प्लेट है, मान लो ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये दूसरी प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमारी जो भूमि है, जो पृथ्वी है हमारी, ठीक है, उसके अंदर जितना भी हमारा जो लिथोस्फेयर है, हमने आपको पढ़ाया था लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। तो जो लिथोस्फेयर का जो हिस्सा है ये क्या है, टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना हुआ है। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये हमने आपको बताया था जब हमने आपको ये वाला देखिए डायग्राम पढ़ाया था उसका पृथ्वी का, तो इसमें मैंने आपको बताया था तीन चीजें होती हैं, सियाल, मेंटल और कोर। तो जो कोर है, कोर के अंदर क्या भरा हुआ है, लावा। ठीक है, लावा भरा हुआ है, तो लावा है तो ये द्रवित फॉर्म में होगा, यानी लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स हैं एक तरह से क्या है, ये इस द्रवित फॉर्म यानी लावा के ऊपर तैर रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब कोई चीज पानी या द्रवित यानी द्रव के ऊपर जब तैरेगी तो वो क्या होगी, मूवेबल होगी, एक जगह पे स्थिर तो होगी नहीं, तो वो क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह चलायमान रहेगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह चलती रहेगी। और ये जो गति होती है लावा के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स के तैरने की, ये इसकी जो गति होती है बहुत धीमी होती है, बहुत फास्ट नहीं होती है, यानी कुछ एक सेंटीमीटर कई हजार साल, सैकड़ों साल लग जाते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इसको विस्थापित होने में। तो इसमें क्या होता है कि जब ये मूवमेंट होता रहता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, तो आप देखिए यहाँ पर एक टेक्टोनिक प्लेट्स ये है और एक दूसरी टेक्टोनिक प्लेट ये है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट है अगर इसका मूवमेंट इस तरफ से हो रहा है, यानी ये इधर को मूवमेंट कर रही है और दूसरी जो टेक्टोनिक प्लेट है वो इधर मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के विपरीत मूवमेंट कर रही हैं तो ये क्या हो जाएगा, यानी एक दूसरे की तरफ ये मूवमेंट कर रही हैं, चल रही हैं, तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराएंगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कई तरह की घटनाएं घटित होती हैं। नंबर एक, भूकंप, जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, नंबर एक यहाँ से क्या घटना होती है, अर्थक्वेक यहाँ पे आता है। और नंबर दो यहाँ पे क्या घटना घटित होती है, दूसरा होता है यहाँ पे माउंटेन निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से होती हैं। तीसरा, अगर देखिए ये टेक्टोनिक प्लेट यहाँ से इस तरफ जा रही है, तो यानी इधर जो टेक्टोनिक प्लेट होगी ये उससे दूर भी तो जा रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, नए नए द्वीपों का निर्माण भी होता है। ठीक है, नए कॉन्टिनेंट्स का निर्माण भी होता है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जिनमें से एक है अर्थक्वेक, दूसरा माउंटेन बनते हैं, ठीक है, तीसरा कॉन्टिनेंट्स, नए कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार की घटनाएं होती है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से। तो ये स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हमारे कितने प्रकार की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स के चलने से, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से किस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका जो मूवमेंट होता है तो किस प्रकार की घटनाएं होती हैं, और उन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से किस प्रकार की जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, उनका निर्माण कैसे कैसे हुआ है। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हिमालय, यानी हिमालय का जो उत्पत्ति है, हिमालय का निर्माण वो कैसे हुआ। ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको देखते रहिए, आपको इसमें बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय के निर्माण की हम बात करते हैं। देखिए एक मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूँ, स्टोरी नहीं है, फिलोसफी आपको लगेगी, फिलोसफिकल लगेगा, लेकिन ये फिलोसफिकल नहीं है, आप इसको ज्योग्राफी एंगल से आप इसको समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले यानी हजारों लाखों साल करोड़ों साल पहले पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी। पृथ्वी एक आग का गोला थी। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी जब आग का गोला थी यानी पृथ्वी ठंडी होना शुरू हुई, तो पृथ्वी ठंडी होने के बाद में इसके ऊपर जितने भी फीचर्स थे वो क्या हो गए, ठंडा होकर क्या हो गए, जम गए। ठीक है, तो कुछ समय बीतता गया, समय बीतने के बाद में पृथ्वी के ऊपर, जब जैसे आज हम बोलते हैं कि पृथ्वी के ऊपर 2/3 भाग पर क्या है, वाटर है। ठीक है, पृथ्वी के 2/3 भाग पर वाटर है और 1/3 भाग पर क्या है, भूमि है। ठीक है, तो ये जो 2/3 भाग पर वाटर है और 1/3 भाग पर भूमि है, तो ये जो 1/3 भाग है पृथ्वी का, इसके पूरा का पूरा ये पहले क्या था, एक ही पार्ट था और इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या था, वाटर। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए आप इसको। तो इसको हम बोलते थे पेंजिया, इसको हम क्या कहते थे, पेंजिया। यानी ये जो ठोस भाग था पृथ्वी का,
ठीक है, यानी भूमि वाला जो भाग था उसको हम कहते थे पेंजिया, और इस पेंजिया के चारों तरफ एक समंदर था, बहुत बड़ा समंदर था, इसको हम कहते थे प्रशांत महासागर। ठीक है, इसी को हम कहते थे प्रशांत महासागर, जिससे प्रशांत महासागर का हिस्सा जो बाद में अभी सबसे बड़ा जो हमारा ओशियन है वो प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो इसको हम कहते थे पेंजिया। ठीक है, और उसके बाद में देखिए ये पूरा जो हिस्सा था पहले एक ही था, यानी भूमि का जो हिस्सा था वो पहले एक ही था, उसको हम कहते थे पेंजिया। अभी मैंने आपको बताया था टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ये मूवमेंट होता है, यानी पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट होता है उसके उसके बाद क्या होता है, ये जो पेंजिया है ये दो भागों में टूट जाता है। पेंजिया दो भागों में, पेंजिया यानी जो भूमि वाला भाग है वो दो भागों में टूट जाता है, और वो दो भागों में टूटने के बाद बन जाता है किसमें, एक होता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, एक होता है क्या, गोंडवाना लैंड। यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ गोंडवाना लैंड, और दूसरा हिस्सा हिस्सा जो बचता है उसको हम कहते हैं अंगारा लैंड। ठीक है, दूसरे हिस्से को कहते हैं अंगारा लैंड। तो ध्यान से सुनिएगा कि जब ये पेंजिया, पेंजिया यानी पूरा एक महाद्वीप था, ये महाद्वीप दो भागों में टूट गया, एक है अंगारा लैंड और दूसरा है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, चूंकि पृथ्वी के अंदर तो मूवमेंट होता रहता है, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स बनी हुई हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण मूवमेंट होता रहता है। तो जब ये मूवमेंट हुआ तो जो अंगारा लैंड है वो ऊपर की तरफ प्रवाहित हुआ, और जो गोंडवाना लैंड है वो नीचे की तरफ प्रवाहित हो गया। अंगारा लैंड ऊपर की तरफ प्रवाहित हो गया, यानी इसको आप देखिए, ये जो पेंजिया था ये दो भागों में टूट गया, ये आपका बना क्या, अंगारा लैंड, ये बना आपका अंगारा लैंड, और ये जो नीचे वाला हिस्सा था ये बना आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये जब दो हिस्सों में टूट गया तो जो अंगारा लैंड है वो ऊपर की तरफ प्रवाहित हुआ है। प्रवाहित इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ये भूमि वाला हिस्सा है, ठीक है, ये किसके नीचे है, पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है, पृथ्वी के अंदर भरा हुआ है लावा, और लावा के ऊपर जब कोई चीज होगी तो वो क्या होगी, तैरती रहेगी। तो जब ये दो भागों में टूट गया, जो टूटा वाला हिस्सा है वो क्या हो गया, इधर से प्रवाहित हो गया ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ, और ये प्रवाहित हो गया कहाँ, नीचे दक्षिण की तरफ। तो इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर, यानी यहां पर आप देखिए जब ये दो हिस्सों में टूट गया, ठीक है, तो दो हिस्सों में ये तो बन गया आपका अंगारा लैंड, और ये जो नीचे वाला हिस्सा था पोर्शन आपका वो बन गया क्या, आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो जब ये दोनों, यानी ये इस तरफ प्रवाहित हुआ था और ये इस तरफ प्रवाहित हुआ था, तो बीच में क्या हो गया, यहाँ पर एक समंदर का निर्माण हो गया। बीच में क्या हो गया, एक समंदर का निर्माण हो गया। इस समंदर को हम बोलते थे क्या, टेथिस सागर। इस समंदर को हम बोलते थे टेथिस सागर। ठीक है, तो अब ये टेथिस, बीच में टेथिस सागर बन गया, इधर भी आपका ये इधर अंगारा लैंड है, इधर गोंडवाना लैंड है। ठीक है, तो अभी आप देखिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से निकलकर बहुत सारी नदियां हजारों लाखों सालों तक इस टेथिस सागर में बहती थी, इस प्रकार से, यानी यहाँ से नदियां निकल रही हैं, अंगारा लैंड से भी और गोंडवाना लैंड से भी नदियां निकल रही हैं। तो ये सभी की सभी नदियां टेथिस सागर में बहती थी। तो जब नदी अपने बहती है तो वो अपने साथ में क्या करती है, अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी, रेत, कंकर, पत्थर ये सब बहाकर ले जाती है। अभी भी आप देखते होंगे कि जो नदी है वो अपने साथ बहुत सारे कंकर, पत्थर, रेत, गाद ये सब चीजें बहाकर ले जाती है, और उसको कहाँ जमा कर देती है, जो नदी का मुहाना होता है वहां पर जमा कर देती है, और इसी जमा हुए ये जो मलबा है इससे क्या बनता है, डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे सुंदरबन डेल्टा है। तो उसी प्रकार से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये जो नदियां हैं, बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलकर, यानी गोंडवाना लैंड से निकलकर और इधर ये अंगारा लैंड से निकलकर कहाँ प्रवाहित होती थी, इस टेथिस सागर में प्रवाहित होती थी। तो जब हजारों लाखों सालों तक ये नदियां अपने साथ में कंकर, पत्थर, गाद, रेत ये सब चीजें प्रवाहित करके ले जाएंगी और इसमें टेथिस सागर में जमा करती रहेंगी, तो वहां पर क्या होगा, दबाव बढ़ जाएगा। ये फोटो पे आप नजर डालिए, अब ये फोटो पे आप नजर डालिए। यहां पर आप नजर डालिए, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ, ये फोटो पे भी आप नजर डालिए, देखिए बहुत सारी नदियां, आप इसको ऐसे मान लीजिए, इस तरफ है क्या आपका अंगारा लैंड
और इस तरफ है आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, इस तरफ आपका गोंडवाना लैंड है, इस तरफ आपका अंगारा लैंड है। तो अंगारा लैंड से निकलने वाली बहुत सारी नदियां बार बार हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक इस तैथिस सागर में मलबा जमा कर रही हैं, और गोंडवाना लैंड से भी निकलने वाली नदियां हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक इस तैथिस सागर में अपना मलबा जमा कर रही हैं। तो इतना मलबा इस तैथिस सागर के अंदर इकट्ठा हो गया कि ये क्या हो गया, इसमें नीचे धंस गया। यानी जब किसी चीज में आप बहुत सारा मिट्टी, कंकर, पत्थर, गाद, इतना सारा मलबा आप जमा कर देंगे तो वो क्या हो गया, वो नीचे, यानी पहले ये यहाँ तक था मान लीजिए, और अभी ये क्या कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, यानी ये क्या हो गया, नीचे दब गया। ठीक है, अब आप और आगे चलिए, थोड़ा सा आप और आगे टाइम को स्पेंड कीजिए, निकालिए। तो ये जो अंगारा लैंड है और ये जो गोंडवाना लैंड है, इससे कंटिन्यू, क्योंकि नदियाँ तो कंटिन्यू बह ही रही थी, तो नदियाँ कंटिन्यू बहते बहते, ठीक है, इसके अंदर जितना भी गाद, रेत, पत्थर, कंकर ये सब जमा हो जाता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मोड़ पड़ जाता है। यानी ये देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा, क्योंकि ये जो अंगारा लैंड है ये प्रवाहित हो रहा था कहाँ, ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि जो मूवमेंट है, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, मैंने आपको बताया था कि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट कंटिन्यू लगातार होता रहता है। ठीक है, तो हजारों लाखों वर्षों के बाद ये मैंने आपको जो बताया था, ये जो अंगारा लैंड था, यानी ये नीचे वाला गोंडवाना लैंड और ये ऊपर वाला अंगारा लैंड, ठीक है, इनकी गति में निर्माण होता है। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये मूवमेंट करती है उत्तर पूर्व दिशा की तरफ, और ये मूवमेंट करता है कहाँ, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे पूरा का पूरा ये मलबा यहाँ पे भरा हुआ है, ये देखिए नीचे ये क्या है, टेथिस सागर। टेथिस सागर के अंदर जो मलबा भरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आप कभी भी जो पेपर्स होते हैं, पेपर को आप लीजिए। ठीक है, पेपर को आप दोनों किनारों से पकड़िए, ये मान लो ये पेपर है। ठीक है, पेपर को आप इधर से भी पकड़िए और पेपर को आप इधर से भी पकड़िए, और बीच में यहाँ पर कुछ वेट डाल दीजिए। ठीक है, कोई भारी चीज यहाँ बीच में रख दीजिए, तो क्या होगा, ये जो किनारे हैं दोनों, ये क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे, मोड़ पड़ जाएगा इनमें मोड़ पड़ जाएगा, फोल्ड हो जाएंगे। इसको आप प्रैक्टिकली घर पे भी करके देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये बीच में जो टेथिस सागर था, इसके अंदर जब बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा, और वेट होने के बाद में ये क्या हो जाएगा, इसमें नीचे की तरफ एक भार पड़ेगा, नीचे की तरफ एक भार हो जाएगा। और जब इसमें नीचे की तरफ भार हो जाएगा, तो इसके जो किनारे हैं दोनों, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों मुड़ जाएंगे। तो इन्हीं किनारों के मुड़ने से देखिए, ये किनारा मुड़ के हो गया ऐसे, और ये किनारा मुड़ के हो गया ऐसे। तो इन्हीं दोनों किनारों के मुड़ने से, ठीक है, यहां पर तो हो गया कुनलुन, और यहां पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। थोड़ा सा हैवी है, समझने के लिए थोड़ा टाइम आपको चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से इस वीडियो को आप रिवाइंड कीजिए, दोबारा से सुनिए, 2 बार सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुनलुन पर्वत का निर्माण होता है किधर, राइट साइड में, ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, और दक्षिण की तरफ किसका, हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, अभी मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, जरा इस फोटो में आप देखिए, यहां पर आप देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए ये तो है नीचे क्या, ये तो है आपका यहाँ पर हिमालय पर्वत। ठीक है ना, हिमालय पर्वत, और ये है आपका वो कुनलुन पर्वत श्रेणी। ये है आपकी वो क्या, कुनलुन पर्वत श्रेणी। ये कहाँ पड़ती है आपकी, चाइना में पड़ती है। ठीक है, तो ये बीच में मैं इसकी बात कर रहा था, बीच में। ठीक है, ये जो इंडिया का ये वाला हिस्सा था, यानी इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर तो ये हो गया आपका, यहाँ पर क्या, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया यहाँ पर ये, और बीच में चूंकि टेथिस सागर था यहाँ पर, और ये दूसरे किनारे पर क्या बना, यहाँ पर ये दूसरे किनारे पर यहाँ पर आपका बन गया क्या, कुनलुन पर्वत श्रेणी, और यहाँ पर क्या हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से निर्माण हुआ किसका, हिमालय का। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें तो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स थी, ये वाली, और दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स थी मान लो ये वाली, ये आपका अंगारा लैंड, ये आपका गोंडवाना लैंड, दोनों का आपस में टकराव हुआ। और वो टकराव कैसे हुआ, वो टकराव हुआ, ये बीच में जो टेथिस सागर था यहाँ पर, इसमें जो भरा हुआ जो मलबा था, इन दोनों का मूवमेंट इधर से इधर हुआ, इसका इधर से इधर हुआ, और इसके अंदर जो टेथिस सागर के अंदर जो भरा हुआ मलबा था, उसमें क्या हुआ, मोड़ पड़ गया, और मोड़ पड़ने के बाद यहाँ पे जो पर्वत, यहाँ पर जो समंदर था, ये जो टेथिस सागर था, ये क्योंकि यहाँ पर जो मलबा भरा हुआ था वो क्या हो गया, उसमें मोड़ पड़ के वो तो बन गया पर्वत,
ठीक है, और यहाँ से जो सागर था तैतीस सागर, वो यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हिमालय की उत्पत्ति है वो कैसे हुई। हिमालय, फिर आप हिमालय की बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अंगारा लैंड का हिस्सा है क्या, हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो अंगारा लैंड का हिस्सा है, सॉरी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और ऊपर जो कुनलुन पर्वत है, या जो तिब्बत का पठार है, या जो कुनलुन पर्वत है चाइना का, वो अंगारा लैंड का हिस्सा है। ठीक है, हिमालय, कुछ फैक्ट्स की अब बात कर लेते हैं। देखिए हिमालय के बारे में, हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में निर्मित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दुनिया की। ठीक है, यह 2500 किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, हिमालय की पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है और पूर्वी चोटी क्या है, नामचा बरवा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमालय धनुषाकार शेप में है, धनुष के आकार के शेप में है। उसके बाद देखिए यहाँ बात करते हैं, हिमालय का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है, ये सभी लोग जानते ही हैं। और तिब्बत पठार के उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी है जो कि चाइना में है। ठीक है, पश्चिमी अफगानिस्तान में, हाँ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो हिमालय पर्वत है ये क्या होता है, पश्चिम में ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, और दक्षिण की तरफ मुड़कर ये कहाँ, अफगानिस्तान में है। यहाँ पर अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में हिमालय पर्वत को कहते हैं हिंदुकुश पर्वत। और इसी प्रकार से पूर्व में जाकर ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, और यहाँ से देखिए ये म्यांमार है, और म्यांमार में हिमालय पर्वत को कहते हैं अराकान योमा। पाकिस्तान में इसको सुलेमान पर्वत बोलते हैं, अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत बोलते हैं। सुलेमान पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, ये हिमालय पर्वत के ही नाम है अलग अलग कंट्रीज में। और यहाँ पर देखिए आप, म्यांमार में इसको कहते हैं क्या, अराकान योमा पर्वत। ठीक है, ये पूरी जो कहानी जो अभी मैंने आपको सुनाई है, ये पिक्चर्स के थ्रू, ये पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोबर ने ये सिद्धांत दिया था, कौन सा, भूगर्भ शास्त्री थे कोबर, जिन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत दिया था। यानी किस प्रकार से ये जो तैतीस सागर था इसके अंदर मोड़ पड़ गया, मोड़ पड़ने के बाद में किस प्रकार से दो पर्वतों का निर्माण हुआ है, ये पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है अच्छे से। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है जो मैंने आपको भी समझाई है कि किस प्रकार से प्लेट्स अलग अलग डिवाइड हैं और किस प्रकार से ये मूवमेंट करती हैं और अलग अलग निर्माण होता है, ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए जरा, हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभी इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए दे देता है कि चार पर्वत श्रेणियां दे देगा, और उसमें आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि इनमें बताइए कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे बड़ी है, कौन सी उससे छोटी, छोटी, ऐसे करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये जो जितनी भी पर्वत श्रेणी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, ये जितनी भी पर्वत श्रेणी यहाँ पर दे रखी है, इनको हम अलग अलग, ठीक है, अलग अलग तरीके से इनका अध्ययन करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है, और तैयार रहिए, आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें हम कवर करेंगे। जैसे आज हमने हिमालय की उत्पत्ति और विस्तार के बारे में पढ़ा है, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, चाहे वो मैदान हो, चाहे मरुस्थल हो, चाहे वो पठार हो, ठीक है, ये सभी फीचर्स को हम अलग अलग डिटेल से कवर करेंगे। चाहे वो नदियाँ हों, ये अलग अलग फीचर्स को हम डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।